तो ये जो चीज़ें हैं मैं खुद भी झेला हूँ, इसकी वजह से मैं कहीं न कहीं विथ एग्ज़ाम्पल आपके साथ वो शेयर कर पा रहा हूँ, ठीक है? तो आप इन चीज़ों पे कमांड करें, अभी से कमांड करें, जो चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? जब तक आप उसको समझे नहीं तब तक आप उसको टिक नहीं करेंगे, ठीक है ना? वरना आप सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव मार्किंग ही देकर के आएँगे, ठीक है? तो डियर चैंपियंस, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल ट्रेन टू सक्सेस। मैं अवसीक राज, जूनियर इंजीनियर इन इंडियन रेलवे, स्वागत करता हूँ आपका एक नए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वीडियो में, जो कि होने वाली है हमें अगर रेलवे के एग्ज़ाम को फेस करना है, तो कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है? कितनी गलतियाँ करना चाहिए, जो कि हमारे लिए एक ब्लंडर साबित ना हो और कितनी गलतियाँ कहीं न कहीं हम सबके लिए एक टॉलरेबल हो सकती है। स्पेसिफ़िकली मैं रेलवे जेईई और असिस्टेंट लोको पायलट जो एएलपी का एग्ज़ाम होने वाला है 13 तारीख से, उसकी मैं बात करूँगा एंड देन कॉन्जिक्यूटिवली आपका आरआरबी जेईई का भी एग्ज़ाम होना है, जैसा कि आपको भी पता होगा। तो सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन चल रही होगी और अभी भी अगर तैयारी बेहतरीन नहीं चल रही है, कहीं न कहीं अगर मॉक टेस्ट में अभी भी आप बेहतर परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं इस पार्ट में जो हूँ कहीं न कहीं ये भी डिस्कस करूँगा कि क्यों जो है आपके मार्क्स कम आ रहे होंगे अभी, ठीक है? आपको जो है कहीं न कहीं इन मिस्टेक्स पे कमांड करना होगा फिलहाल भी, ठीक है? ताकि अभी से लेकर के जो है तकरीबन 10 दिन का जो टाइम है, उसको मॉक टेस्ट में आप और अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ, ठीक है ना? और ये जो मैं बताऊँगा आपको कहीं न कहीं ये खुद का आज़माया हुआ और एक पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि फाइनल टिप्स जो है एक तरह से मैं आपको देने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपके जो है मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आने के क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिसमें ज़्यादातर मैं इसको रेलवे जेईई के रेफरेंस में बात करूँगा, ठीक है? जैसा कि आपको भी पता है कि आरआरबी जेईई सीबीटी 1 में जो है 100 मार्क्स से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड देयर वेटेज आपको भी ये बात पता ही होगा, ठीक है? और लोको पायलट की मैं बात करूँ एएलपी के एग्ज़ाम का तो उसमें 75 मार्क्स का ही पेपर होता है, ठीक है ना? और तो अगर एएलपी को थोड़ा साइड करके मैं स्पेसिफिकली जेईई के बारे में अगर बात करूँ, तो देखा जाए ना तो ओवरऑल ऐसे समझ लीजिए कि मार्क्स कम आने के कुछ गिने-चुने कारण होते हैं, ठीक है? मैं उन कारणों के बारे में अगर मैं पहले चर्चा कर लूँ, जो कि मेरे साथ भी कहीं न कहीं हो रहा था, ठीक है? तो उसके पीछे का पहला 2 कारण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स कम आने के पीछे का 2 कारण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो है कि आपका कम नंबर ऑफ अटेम्प्ट, ठीक है? ड्यू टू टाइम शॉर्टेज। सेकंड थिंग है हाई नेगेटिव मार्किंग, मतलब कि बहुत ज़्यादा गलत होने की वजह से आपकी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा चले जा रहा है, ठीक है? तो इसकी वजह से भी मार्क्स बहुत कम हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर दूँ कि आप कोशिश करें, ठीक है? कि अपना जो नेगेटिव मार्किंग है ना, उसको कम से कम करने का। अब वो क्या तरीका हो सकता है नेगेटिव मार्किंग कम करने का? तो सबसे पहले मैं आपको अटेम्प्ट सुधारने का जो है एक तरह से टेक्नीक अगर मैं शेयर कर दूँ, तो देखिए अभी तक जो है प्रैक्टिस करते-करते कहीं न कहीं आपको ये आइडिया लग गया होगा कि कौन-सा सब्जेक्ट जो है हमारे मतलब एक तरह से अटेम्प्ट्स को कम कर रहा है। क्योंकि जब भी आप मॉक टेस्ट मारते होंगे टेक्स्ट बुक पे या किसी और भी प्लेटफ़ॉर्म पे, तो एनालिटिक्स सेक्शन में जो है आपको आइडिया लग जाता होगा कि आपने मैथ्स के कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, ठीक है ना? उसमें से कितने गलत हुए। आपने रीज़निंग के कितने क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट किया, उसमें से कितने गलत हुए, ठीक है ना? साइंस के कितने, जनरल साइंस के कितने और फिर जनरल अवेयरनेस के कितने, ठीक है? तो मैथ्स में अगर मैं बात करूँ तो अब मैथ्स और रीज़निंग यही दोनों जो है कहीं न कहीं टाइम टेकिंग एक तरह से अपने आप में सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है? तो अब आपको क्या करना चाहिए मॉक टेस्ट के एनालिसिस में कुछ इस प्रकार से अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करना है, ठीक है? कि आप जो है ना देखिए कि हाँ स्पेसिफिकली कौन से क्वेश्चन को जो है मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाया ड्यू टू टाइम शॉर्टेज या क्वेश्चन ऐसा लग रहा था देखने से कि लेंदी जा रहा है, मतलब इसका कैलकुलेशन काफी लेंदी होगा, ठीक है? जैसे मेरे केस में अगर मैं अपना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, तो जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था ना, तो जो सीआईएसआई के इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं ट्रबल दे रहा था। तो इसी प्रकार के कोई और भी क्वेश्चन आपके लिए भी हो सकता है। हमारे केस में जो सीआईएसआई के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन हो गया वो हमको एक ट्रबल दे रहा था, तो मैंने स्पेसिफिकली क्या किया ना कि उसका जो है एक इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो है ट्रिक वाले वीडियो को मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और फिर जो मतलब कोई भी स्पेसिफिक टीचर जिसका ट्रिक हमको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, वो मैंने वहां से देख लिया, ठीक है? और फिर मैंने उसको अप्लाई करना शुरू किया तो क्वेश्चन बनने लगे, इजीली बनने लगे कम टाइम में। तो आप भी कहीं न कहीं जो है मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को फाइंड कीजिए कि कौन-सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है। स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर कौन से टाइप का क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। जैसे मेरे केस में सीआईएसआई का एक चैप्टर का हो गया, ठीक है ना? रीजनिंग में जो मेरे एक सिलोगिज्म जो चैप्टर है उसमें पूछता है ना कि हाँ सम फ्लावर्स आर फ्लावर लाइक दैट, ठीक है? अब उसमें से जो है मतलब उसमें हमको टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो मैंने उसके लिए भी एक तरह से मतलब कि उसके पीछे कारण ये था कि मैं उसको ज़्यादातर कंडीशन में वेन डायग्राम के थ्रू सोल्व करता था। जैसा कि आप भी कर रहे होंगे, ठीक है? तो उसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगता था। तो मैंने देखा कि 20-80-20 ऐसे करके जो है एक रूल है, ठीक है ना? तो मैं जो है उस पे जब स्विच किया तो वो क्वेश्चन जो बहुत आसानी से बहुत इजीली बनने लगा और वेन डायग्राम के थ्रू कभी-कभी गलत भी हो जाता था, क्योंकि वेन डायग्राम अगर आपने सही से नहीं बनाया तो आपके गलत आंसर भी देखने को मिल जाते थे, ठीक है? तो वो जो चीज़ है एक तरह से आपको इस तरह के पहले तो चैप्टर के अंदर जा करके एनालिटिक्स सेक्शन में जब आप जाइएगा टेक्स्ट बुक के, ठीक है ना? तो आपको वहाँ पे बखूबी दिख जाएगा कि आपने किस-किस क्वेश्चन को छोड़ा है। उस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली आप रिव्यू कीजिए, आप उसको थोड़ा-सा मेमोराइज़ कीजिए कि आपने जो है एग्जाम टाइम पे मतलब मॉक टेस्ट मारते टाइम जो है आपने उसको क्यों स्किप किया, ठीक है? अब उसका जो भी कारण है आप अपने हिसाब से वो आपका एक व्यक्तिगत एक तरह से आंसर अपने आप को देखने को मिलेगा। सबका एक अलग-अलग कारण हो सकता है, ठीक है ना? आप उस पे कमांड कीजिए तो कहीं न कहीं जो है आप ज़्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट को एक तरह से कर पाएँगे और अपने मार्क्स को इम्प्रोवाइज़ कर पाएँगे, ठीक है? ये मेरा एक पर्सनल गाइडेंस है, ओके? और एक चीज़ जैसे मैथ्स अगर हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है? टाइम टेकिंग सब्जेक्ट तो मैथ एंड रीजनिंग ही है एक तरह से। तो मैथ्स जब हम लोग सोल्व करते हैं ना, तो कभी-कभी क्या होता है कि हम फाइनल आंसर तक अपन सोल्व करते रह जाते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी भूल है, ठीक है? तो ये भी आपको कहीं न कहीं नहीं करना चाहिए। आपको मैथ्स को सोल्व करते हुए जो है ऐसे ध्यान रखें कि अ, मैथ जब आप सोल्व कर रहे हैं ना, तो एक मतलब यूँ अगर मैं कह दूँ, तो आपको जो है एक आँख जो है अपने सॉल्यूशन पे और एक आँख ऑप्शन पे गड़ाए रखना है,
ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे आप सोल्व कर पा रहे हैं, कर रहे हैं, आपको अगर आइडिया लग जाए, अनुमान लग जाए कि हाँ इसका आंसर इतना नियर बाय है, तो फटाक से आप क्लिक करके दूसरे क्वेश्चन को एक तरह से दूसरे क्वेश्चन पे जंप करें। ठीक है, इंस्टेड ऑफ की कंप्लीट उसको सोल्विंग, आपको कोई प्रोसेस नहीं देखने वाला है वहां पे कि आप पूरा उसको सोल्व करने में लगे पड़े हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए, इसके जरिए आप कहीं ना कहीं जो है अपने परफॉर्मेंस को जो है बूस्ट कर सकते हैं और ज्यादा क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पा सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ स्टूडेंट का कहीं ना कहीं ये भी क्यूरी है कि वो लोग जो है एक तरह से जो ट्रेडिशनल कैलकुलेशन मेथड है, जो कि बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल वो कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट में कर रहे हैं और फिर फाइनली वो एग्जाम में भी जाके करेंगे। ठीक है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा मिस्टेक है। आपको कैलकुलेशंस के लिए जो है ट्रेडिशनल मेथड की जगह पे जो वैदिक मैथ्स का उसको जो मतलब वीडियो बना हुआ है अलग टीचर का, जैसे मैं कौशिक मोहंती सर का जो वैदिक मैथ्स का जो एक तरह से तरीका था, उसको जो है एक तरह से कंप्लीट फॉलो करता था अपने मल्टीप्लिकेशन में, अपने डिवीजन में। ठीक है, और कुछ कुछ स्क्वायर हो गया, एक तरह से क्यूब हो गया, इतने तो कुछ एटलीस्ट 30 तक के नंबर्स के तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में सपोर्ट करता है। ठीक है ना, तो इन चीजों को आप कमांड करके जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए फिलहाल कि हाँ कौन से क्वेश्चन को आप छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, उसके रीजन को ढूंढिए और उस रीजन पे स्पेसिफिकली काम कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में जो है उसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। ठीक है, उसके लिए सिर्फ स्पेसिफिक ट्रिक्स और टिप्स को देखिए यूट्यूब पे जाकर के। ठीक है, उसके लिए कोई अलग से कोई स्पेसिफिक टीचर की जरूरत नहीं है, जो भी बंदा उसको जो है अच्छे से समझा पा रहा है, ठीक है ना, आप जो है उसका एक तरह से ट्रिक को कॉपी करें। ठीक है, डायरेक्टली आप उसको एक तरह से अप्लाई ना करें, डायरेक्टली मतलब उसको एग्जाम में अप्लाई ना करें, उसको जो है 2-3 क्वेश्चंस को बना करके जो आपके लिए नहीं बन रहा था उसको आप ट्राई कर लें। अगर उसका आंसर सही आ रहा है देन आप उसको उस ट्रिक पे रिलाई कर सकते हैं और उसको फिर एक तरह से उस पे जो है ट्रस्ट करके आप उसको एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने भी यही किया था इन सारे क्वेश्चंस के टाइप के लिए। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसके जरिए जो अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और दूसरा जो रीजन होता है कम मार्क्स आने का, वो होता है निगेटिव मार्किंग। ठीक है, ज्यादा रॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और उसकी वजह से ज्यादा निगेटिव मार्किंग देना, ये अपने आप में जो है कहीं ना कहीं आपको कम मार्क्स की तरफ ढकेलता है। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग के लिए आपको क्या करना है, तो निगेटिव मार्किंग के लिए आपको सबसे पहले जो है एक बहुत निगेटिव मार्किंग जो है आने के पीछे का कारण सबसे पहले मैं अगर डिस्कस कर लूं, तो हम लोग जो है जब एक तरह से फास्ट जब रीड करते हैं ना, तो हमसे बार बार गलती हो जाती है कि हम लोग समझते कम है। ठीक है, और खटाखट आंसर क्लिक करने की कोशिश करते हैं। आंसर फास्टली आपको देना है, लेकिन लेस अंडरस्टैंडिंग एंड फास्ट आंसर, इसकी वजह से बहुत ज्यादा निगेटिव मार्किंग होता है, बहुत ज्यादा गलत होता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट आपको रिप्लेस करना चाहिए उसकी जगह पे मोर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और फास्ट आंसर। इसके जरिए जो है कहीं ना कहीं जो है आप अपने एक तरह से निगेटिव मार्किंग को कम कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान के चलिए कि हमें एक क्वेश्चन आया फिजिक्स का, ठीक है ना, उसमें हमको इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये सारा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी, हमको एक तरह से फोकल लेंथ निकालना है। ठीक है ना, हमको फोकल लेंथ निकालना है। अब फोकल लेंथ निकालने के लिए जो है हम लोग ध्यान नहीं दिए, कॉन्केव कन्वेक्स, ठीक है ना, मिरर था कि लेंस था, हमने एक फॉर्मूला जो हमें याद था हम उसके बिहाफ पे हमने लगा दिया। ठीक है, अब लेस अंडरस्टैंड की वजह से हमने उसको कैलकुलेट किया, जो आंसर आया, क्योंकि गलत आंसर भी ऑप्शन में दे रखा होता है, ठीक है ना, हमने उसको टिक कर दिया, मेरा आंसर गलत हो गया। ठीक है ना, तो हमने जो है मतलब एक तरह से अपना सब कुछ सोल्व किया, सब कुछ सही ढंग से किया, लेकिन जो है लेस अंडरस्टैंडिंग की वजह से जो है हमने क्या किया, एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। ठीक है, और भी जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, उसमें आईयूपीएससी नेम पूछा था आपका, कोई कार्बन केमिकल एक तरह से कंपाउंड का फॉर्मूला देकर के, और उसमें जो है आपने मतलब कॉमन नेम मान के चला गया। ठीक है, आपने उसमें कॉमन नेम मार करके आ गए। ठीक है ना, कोई एल्डिहाइड का कोई फॉर्मूला दे रखा था, ठीक है, आपको उसमें आईयूपीएससी नेम पूछा था, आप उसमें कॉमन नेम मार करके आ गए। ठीक है ना, तो ये जो चीजें हैं मैं खुद भी झेला हूं, इसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं विथ एग्जांपल आपके साथ वो शेयर कर पा रहा हूं। ठीक है, तो आप इन चीजों पे कमांड करें, अभी से कमांड करें। जो चीज आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, जब तक आप उसको समझे नहीं तब तक आप उसको टिक नहीं करेंगे। ठीक है ना, वरना आप सिर्फ और सिर्फ निगेटिव मार्किंग ही दे करके आएंगे। ठीक है, तो इसको आप कमांड करें। ओके, हाँ, उसके बाद और एक बहुत बड़ा गलती क्या हो जाता है, बिना पढ़े तुक्केबाजी। कहने का मतलब ये है कि हम तो पहले भी आपको पिछले वीडियो में बता रखे हैं कि जब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस के केस में, करंट अफेयर वाले केस में जो है आपका इंस्टिंक्ट बहुत काम करेगा। उस केस में आप उस चीज में तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि आप उस कंटेंट को, उस टॉपिक को आप पढ़ रखे हो तो, ठीक है, वरना उस क्वेश्चन को तुक्का लगाने के बजाय आप उसको छोड़ दें, ज्यादा सही है। ठीक है ना, लेकिन आप अगर एक तरह से नहीं पढ़े हैं फिर भी तुक्का लगा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप अपने आप में बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको जो है अपने सिलेक्शन से बहुत ज्यादा दूर कर सकता है, आपके सिलेक्शन से बहुत ज्यादा आपको दूर कर सकता है। ठीक है, तो अभी से ही इसको सुधार लीजिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, तो आप जो है तुक्का लगाने की जगह पे क्या कर सकते हैं, तुक्का लगाने की जगह पे अगर आप पढ़ रहे हैं, ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब आप सही ऑप्शन नहीं चूज कर पा रहे हैं, डबल माइंड बन रहा है ऑप्शन को चूज करने में, ठीक है, क्योंकि इतने सिंपल ऑप्शन तो होते नहीं है, ऑप्शन जानबूझ के कंफ्यूज डाला जाता है। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में आप भरपूर मतलब एक तरह से निश्चिंत होकर के जो है आप इलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन को जो है डायरेक्ट सिलेक्ट करने के बजाय उसको इलिमिनेट करना शुरू कीजिए कि हाँ इसका ये आंसर तो नहीं होगा, इसका ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर आप इस तरह से इलिमिनेट करते करते जो है आपके भी 2 ऑप्शन में फिर आ जाएंगे, फिर 2 ऑप्शन में 4 की जगह पे 2 ऑप्शन में आपको चूज करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप मॉक टेस्ट में इसको प्रैक्टिस करते करते मतलब लगभग सारे क्वेश्चन पे अगर आप इलिमिनेशन टेक्निक लगाना सीख जाएं, ठीक है ना, जिनमें आपको डॉट बन रहा है, ठीक है, उस तरह के सारे डॉटफुल क्वेश्चन में, तो आपके लिए वो चीज बहुत आसान हो जाएगा निगेटिव मार्किंग को कम करना। ठीक है ना, और आपके मार्क्स जो है मतलब एक तरह से मतलब गारंटीड है कि हाँ दे दनादन वो इंक्रीज होगा।
ठीक है ना। जो अगर आप अभी 55 60 के आसपास 65 के आसपास लाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो 75 के प्लस जो है एक तरह से जा सकता है। ठीक है, तो आप इस चीज पे भरपूर काम करें। ओके, उसके बाद एक कैलकुलेशन एरर जैसा कि मैंने भी मतलब फेस किया था। ठीक है ना, कैलकुलेशन एरर कहने का मतलब है ना कि आप जब एग्जाम को एक तरह से अटेम्प्ट कर रहे हैं, एग्जाम मोड में मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करवा रहे हैं ना, तो वहां पे जो है कैलकुलेशन एरर की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपने डेसिमल पे ध्यान नहीं दिया, अगर आपने यूनिट्स पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना, तो इन चीजों पे अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपको जो है कैलकुलेशन का एरर होने का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप जो है केयरफुली क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करें, अभी से ही उसको एक आदत में आप डालें। ठीक है, देन आप कहीं ना कहीं जो है कैलकुलेशन के एरर को आप दूर कर पाएंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा मॉक टेस्ट में उतना ही बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा आफ्टर एग्जामिनेशन इन द टर्म्स ऑफ आंसर की, इन द टर्म ऑफ रिजल्ट। ठीक है ना, तो आप इन बात को जो है अपने दिमाग में कहीं ना कहीं फिट कर लें। ठीक है, अब मैं आपको फाइनल बताता हूं कि आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, जो कि आपके लिए सेफ हो सकता है। ठीक है, तो मैं वेरियस जोन के लगभग जितने भी प्रीवियस कट ऑफ थे आरआरबी जेईई सीवीटी 1 के, ठीक है ना, सीएन 3 2024 और उसके पहले वाले भी, सबको एनालाइज करने पे कुछ ये पाया कि जो एक तरह से जो प्राइम डिपार्टमेंट है, जो कि बहुत ही बेहतरीन डिपार्टमेंट माना जाता है हर तरह के मामले में, ठीक है, जिसका अगर मैं नाम ले लूं तो डिजाइन एंड ड्राइंग हो गया, ठीक है ना, फिर डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट हो गया, फिर आपका एक तरह से वर्कशॉप हो गया, चाहे इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप हो चाहे मैकेनिकल वर्कशॉप हो, ठीक है ना, उसके बाद कुछ अच्छे डिपार्टमेंट जैसे जनरल सर्विस हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो 3 4 5 डिपार्टमेंट है ना, ठीक है, कहीं ना कहीं ये अपने आप में जो है मतलब बहुत लोगों का एक तरह से चॉइस होता है, कहीं ना कहीं सबके जो है स्टार्टिंग प्रायोरिटी में होने की वजह से इन सबका कट ऑफ हाई जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको इस तरह के डिपार्टमेंट मिले तो आपको हर हाल में 90 के आसपास अटेम्प्ट करना पड़ेगा सीवीटी 1 में। ठीक है ना, और 90 के आसपास अटेम्प्ट करना पड़ेगा और मिस्टेक्स जो है 10 के आसपास रख सकते हैं आप, मतलब 10 के अंदर। ठीक है ना, 8 9 7 8 या 10 के आसपास चला जाए मिस्टेक, कहीं ना कहीं आपको ये डिपार्टमेंट मिल जाएगा प्रीवियस कट ऑफ के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कुछ कुछ जोन्स की जो है प्रीवियस कट ऑफ आपको इतना ज्यादा गया है इन सारे डिपार्टमेंट्स का। ठीक है ना, तो इस बार वैकेंसी कम है, उसके बाद भी अगर आप यही रेंज लेके चलेंगे या उससे भी कम रेंज लेके चलेंगे तो आपका संभावना बहुत कम है। ओके, तो आप इससे ज्यादा का ही एक तरह से एक्सपेक्ट करें। ठीक है ना, 90 के आसपास अटेम्प्ट करें और उसमें जो है 5 6 7 इस तरह से गलतियां हो तो आपको ये डिपार्टमेंट मिलने का फिलहाल बहुत ज्यादा संभावना होगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा अगर डिग्रेड कर दें तो उसके बाद बाकी के जो डिपार्टमेंट है जैसे कैरियर एंड बैगन हो गया, ठीक है ना, ईएनयू टीआरएस इस तरह से डिपार्टमेंट है। ठीक है, फिर आपका एक तरह से सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, ये जो कुछ कुछ इस तरह के ट्रैक मशीन हो गया, इस तरह के जो भी और भी जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो ये जो सारे डिपार्टमेंट है इनमें आप वो कोशिश करें कि 85 के आसपास 85 80 प्लस 85 के आसपास अटेम्प्ट करें और गलती 10 से कम रखें ताकि मेरा 75 के नियर बाई 74 से लेकर के 77 तक के आसपास जो है मार्क्स आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आप इस ये चीज को कहीं ना कहीं कमांड कर सकते हैं, ये अपने दिमाग में फिट कर लें। अगर आपका अभी नहीं आ पा रहा है तो ये 10 दिन में प्रैक्टिस करके जो है इसके आसपास आने की कोशिश करें एज पर योर डिपार्टमेंट। ठीक है ना, तो और जो बच्चे 80 के आसपास ला पा रहे हैं तो उसके लिए तो अच्छी बात है कि हाँ जो प्राइम डिपार्टमेंट है वो तो क्लियर हो ही जाएगा, साथ साथ नीचे वाले डिपार्टमेंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये चीज आप अपने दिमाग में आप एक रेशियो लेकर के एक रेंज लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स के पास, अपने दोस्तों के पास। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ट्रेन टू सक्सेस को। और भी किसी प्रकार की कोई क्यूरी को अगर आप फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं टाइम निकाल के उसका आंसर जो है देने का भरपूर कोशिश करता हूं। ठीक है ना, और भी किसी प्रकार की कोई जानकारी अगर आपको हमसे चाहिए तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी के साथ एक अगले वीडियो में जो है आपको मैं बताऊंगा कि हाँ एग्जाम मोड क्या होता है। ठीक है ना, किस तरह से आपको उसमें आना स्विच करना है, आपको एग्जाम में कुछ कुछ गलत क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे तो उसके साथ कैसे डील करना है। ठीक है, उसको अटेम्प्ट करना है, छोड़ देना है, क्या करना है। ठीक है, इन चीजों के ऊपर मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।